अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। टॉपिक ऑफ द डे इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 7 है, पार्ट 1 एफएससी केमिस्ट्री। अब अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ देखें, जो 2 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये पहला पार्ट है इसका। एक्टिव मास मीन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मीन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर कंटेन और डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, या इसको हम मोलैरिटी भी कहते हैं। तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन यहाँ पर इस टर्म में एक ही चीज़ है। ये इसका एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है इसका, द रेट एट विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। पूरी डेफिनेशन में जो वर्ड्स ये हैं ये याद रखने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट्स 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, जितने भी हैं उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो वर्ड पर लिखा है प्रोडक्ट, उसका मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल अफेक्ट। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है। और जो नेक्स्ट हमारे पास केसी की डेरिवेशन है, इसी लॉ ऑफ मास एक्शन से हम डिराइव करेंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पर चेक करते हैं जी। देखिए, ये हमारे पास एक जनरल सी इक्वेशन है जो कि हम तमाम कोर्सेज के अंदर यही डिस्कस करते हैं। ए प्लस बी गोज टू फॉर्म सी प्लस डी। देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर डबल एरोज हैं। डबल एरोज में जो ऊपर वाला एरो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है, और जो नीचे वाला एरो है वो रिवर्स रिएक्शन को शो करता है। इस इक्वेशन के अंदर 2 रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो हैं ए और बी, और जो रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं वो हैं सी और डी। अब हम यहाँ पे डिटेल देते हैं कि ये ए बी सी और डी क्या चीज़ है। जो स्मॉल में लिखे हुए हैं ए और बी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। जो सी और डी है स्मॉल में, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। याद रखने की चीज़ है, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी क्या है, इसमें प्रोडक्ट है। अब हमने यहाँ पर इसके साथ एक एग्जांपल ये मेंशन किया है कि अगर हमारे पास N2 + 3I2 गोज टू फॉर्म 2NH3, तो बेसिकली यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं, N2 है और I2 है। याद रखें यहाँ पर इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं। ये नंबर ऑफ मोल ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम ही होंगे, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और दूसरी क्वेश्चन में हमने ये कहा कि COD प्रोडक्ट है, लाइक दिस PCl5 गोज टू फॉर्म PCl3 + Cl2। तो यहाँ पर देख जाओ तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं और पहले रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स थे। ठीक हो गया। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हुए इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड वाइल द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड। अब हम इसी रिएक्शन को अगर हम यानी 2 डिफरेंट रिएक्शन में सेपरेट करके लिखें तो देखें, सबसे पहले है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जबकि सी और डी प्रोडक्ट्स। तो ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखनी है कि ये रिएक्टेंट्स हैं, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो इनके साथ ही इनके नंबर ऑफ मोल भी लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में जो हमारे पास सी और डी ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और ए और बी के हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिवर्स एरो ये बताता है कि जो टेल साइड पर हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और जो हेड साइड पर हैं वो क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने ये डिस्कस किया है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, वो इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हमने जो वर्ड प्रोडक्ट यूज़ किया था जिसका मतलब था मल्टीपल अफेक्ट, उसमें अगर आप साइन मल्टीप्लिकेशन का लगाएं तब भी ठीक है, जस्ट डॉट लगा लें फिर भी ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी साइन न लगाएं, खाली छोड़ दें, फिर भी यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी ये जो सिंबल यूज़ की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट की, दिस इज यूज फॉर कंसंट्रेशन। अच्छा, अब अगर हम इसमें से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, और के एफ मीन कांस्टेंट आ जाएगा। आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इन चीज़ों को आपने ऐसा लिख लेना, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ये इक्वेशन नंबर 1 है।
इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन को लिखते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। तो देखिए हम यहाँ पे 3 वर्ड्स बोल रहे हैं, एक तो वर्ड है कंसंट्रेशन, फिर रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो उसका सिंबल या नेम बोल रहे हैं, और फिर साथ उसकी पावर बोल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, ये कंसंट्रेशन के लिए है। ए बी सी या डी हमारे पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होंगे, और जो ऊपर सवाल में हमने लिखा है सी डी या ए बी, ये उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कि यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में इनकी पावर बन जाएंगे। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर, बिल्कुल इसी तरह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, इक्वल टू और कांस्टेंट लग जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक हो गया। अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि एट केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम उस टाइम एस्टेब्लिश होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब आपने आर एफ और आर आर दोनों की वैल्यूज पुट करनी है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो आर एफ की वैल्यू हमारे पास के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी इज इक्वल टू आर आर की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 से, के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले देखेंगे यहाँ पर आपके पास 2 कांस्टेंट्स हैं और इधर 2 रिएक्टेंट्स हैं, राइट साइड पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, मीन ये हमारे पास सब्सटेंसेस हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर सकती है, मीन ये वेरिएबल है, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को एक ही साइड पर इकट्ठा कर लें, बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आप एक ही साइड पर लें। हम करेंगे ये कि के आर को हम राइट साइड से पिक करके लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, जो कि के एफ से डिवाइड कर जाएगा। ठीक है ना, के एफ ओवर के आर हो जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, इसको हम लेफ्ट साइड से पिक करके राइट साइड पर ले जाएंगे, और ये सी और डी के को डिवाइड कर देगा। ठीक हो गया। अब के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी हो जाएगा। अब इसी चीज़ को देखें कि ये भी कांस्टेंट है, के एफ और के आर भी कांस्टेंट है। जब 2 कांस्टेंट्स को डिवाइड किया जाएगा तो एक और कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज के सी। के सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, ऐसा लिख लें, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। अब यही चीज़ जो हमारे पास है के सी इज इक्वल टू, हमने चूँकि ये डिस्कस किया था कि सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by concentration of reactants each raised to the power equal to the coefficients in the balanced chemical equation, मीन जो इनके पावर हैं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी प्लस डी और नीचे लिख लेंगे ए प्लस बी। ठीक हो गया। अब के सी को डिफाइन करें, व्हाट इज के सी? के सी इज डिफाइंड एज द रेशो, सबसे पहले हमने इस लाइन को डिफाइन करना है, ये लाइन कहलाती है रेशो, द रेशो बिटवीन concentration of products to the concentration of reactants each raised to the power, क्या पावर बनाएंगे, इक्वल टू दी कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, लिहाजा क्या हो जाएगा, वो जितने भी आपके पास इक्वेशन होंगी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इनकी पावर बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास के सी है। और अब आप इसके अलावा किसी भी इक्वेशन को अगर हमने के सी के फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद के सी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स लिखेंगे, लिखने के बाद फिर उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हर एक स्पीशी के, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट हैं, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उनकी पावर बना देंगे, और इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को के सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इक्वेशन या रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा तो हम उसको के सी की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। ओके, अल्लाह हाफिज़।